हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। और हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। जो कल हम लोग इससे कुछ थियरी देखे थे इससे रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग उसके जो क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। देखिए प्रश्न एक बार और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अगर आप लोग कल ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम अपने आप को पाएंगे। तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1919। तो आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा, देखिए बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई भारतीय विधान परिषद में भारतीयों को, वो हुई 1892 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में ये भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रश्न भी, यहाँ पे कुछ रिलेटेड कुछ जानकारियाँ भी दी गई हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। ये विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की, इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। तो बजट पर बहस करने की शक्ति इसमें दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि 6 दिन पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। यानी मतलब समझे आप लोग इसका, कि जब हमें कोई प्रश्न पूछना होगा तो हम सरकार को 6 दिन पहले ही ये सूचना दे देंगे, उनको सूचित कर देंगे कि हमें प्रश्न पूछना है कुछ, तो हम 6 दिन बाद हम अपने प्रश्न पूछेंगे। और एक बात और थी यहाँ पे कि हम पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। प्रश्न तो पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न मतलब क्रॉस क्वेश्चन हम नहीं कर सकते थे। और नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति तो दी ही गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो ये आप लोग देखिए यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। यहाँ पे भी फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वैसे ही जैसे एग्जाम में दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया MPPCS प्री 2019 में। अब ए है ऑप्शन भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में फ्रेंड्स ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग जो पूर्व क्वेश्चन था उससे संबंधित कुछ यहाँ पे जानकारियाँ दी गई हैं, एक बार हम लोग उससे रूबरू हो लेते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा ये क्या था, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया 1909 में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो
निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909 और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी वो की गई थी अधिनियम 1935 में। अधिनियम 1935 में की गई थी और जो सन था वो 1937 में। तो यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है। अब हम लोग इसका कुछ और भी पॉइंट इसमें है उसको देख लेते हैं, इससे संबंधित जानकारियाँ। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने का विकल्प डी सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? अब वर्ष यहाँ पे पूछ रहा है, आप लोग याद रखिएगा, एक अधिनियम पूछेगा तो कुछ और आंसर हो जाएगा और जब वर्ष पूछेगा तो कुछ और आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है, सन 1935, 1937, 1946 और 1947। तो भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1937। ये वर्ष 1937। यही अगर अधिनियम पूछता तो क्या रहता? 1935। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न के स्वरूप को समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? अब केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा ये 1919 है, ये 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किसके तहत ये द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया केंद्र में? तो आप लोग थियरी में पढ़ाई में आप लोगों को इससे पहले नोट्स में, तो आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन ये की स्थापना हुई, केंद्र में द्वैध शासन। और प्रांतों में द्वैध शासन कब बना? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई भारत सरकार अधिनियम कितने में? 1919 में हुई थी, ये इसमें हुई थी प्रांतों में। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसकी व्यवस्था समाप्त कर दी गई और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित कर दी गई। तो आप लोग इन सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें कहने के लिए ना, इसको आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में आप लोग देख ही रहे हैं, ये यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया था ये प्रश्न। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं, उसको भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। मैंने आपको पहले ही प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था, ये भी हम आप लोगों को पहले बता दिए हैं। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। देखिए, ये केंद्र में जो द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को बांटा गया, किसमें 2 भागों में बांटा गया? आरक्षित में और हस्तांतरित में। ये जो हस्तांतरित विषय है ना फ्रेंड्स, ये हस्तांतरित विषय गवर्नर जनरल के पास होता था। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखते हैं? क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो अभी हम लोग पढ़े हैं इससे पहले क्वेश्चन कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो 4 ऑप्शन है, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो ये केंद्र में था, ये हम लोग पढ़े हैं 1935 हम लोग इससे पहले पढ़े हैं फ्रेंड्स। और आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अगर ध्यान में रखेंगे तो एग्ज़ाम में आप लोगों के मार्क्स बढ़ाने में सहायक होंगे। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। तो पहला देखिए, ये 1919 की विशेषता, मतलब 1919 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी इसमें से निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो ये पहला है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो और दूसरा आप लोग सारे पढ़ लीजिए। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। 3 यहाँ पे दिए गए हैं तथ्य। अब इसमें से आप लोग को बताना है कि ये इसमें से कौन सा 1919 में ये था, उससे संबंधित है। तो पहला देखिए, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था थी। ये तो था ही 1919 में ही तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई, तो ये पहला सही हो जाएगा। अब दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। तो आप लोगों को नोट्स में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था कब हुई थी, 1909 में हुई थी, मार्ले मिंटो सुधार में हुई थी। तीसरा देखिए, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण कब हुआ, तो ये भी हुआ आपका 1919 में। प्रांतों के केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा ये सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। और फ्रेंड्स आप लोग देखिए, उससे मैं जो आप लोगों को बताई हूँ वही सब कुछ है, इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी कब पूछा है, झारखंड PCS प्री 2021 में पूछा है। तो इसमें है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी है साइमन कमीशन, और भारत सरकार अधिनियम 1935, और डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू हुई, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुई भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सभी प्रश्न जो हल किए जा रहे हैं, आप लोगों को उसके जो उत्तर हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका जो है प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी है 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, और ऑप्शन डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी। तो भारतीय विधान पालिका सबसे पहले बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो ये आप लोगों को
मालूम होना चाहिए, नोट्स में मैंने ये बताया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन कौन सा था? राज्य परिषद। काउंसिल ऑफ स्टेट्स अवधि क्या थी? प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, ये ऊपरी सदन कहलाता था, राज्य परिषद। तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधान सभा अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष तक। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 87 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया। देखिए ये इससे संबंधित आप लोगों को कुछ डिटेल्स है इस प्रश्न से, इसको आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो ये है 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित और से 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, 102 निर्वाचित और 41 जो है मनोनीत, तथा फिर 145 कर दी गई। अब 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बराबर से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में से उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो कौन सा एक्ट केंद्र में द्विसदनीय विधायिका एक्ट लाया? तो केंद्र में कौन लाया? अभी इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि 1919 का भारत शासन अधिनियम जो था वो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया, तो ये 1919। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इससे संबंधित आप लोग जानकारियां देख ही चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1919 के मॉन्टेग्यू सुधारों में, क्या आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है नोट्स में कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था उसमें 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी? ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये दूसरा पॉइंट है, इसमें सही है कि नहीं। तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो इसको बताइए सही है कि नहीं। तो ये सही है, क्योंकि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, महिलाओं के लिए था, श्रमिकों के लिए था इसमें। तो इसमें देखिए, देखते हैं अब क्या ऑप्शन दिया गया है। इसमें से दूसरा सही है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि और इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे वही जानकारी है। देखिए यहाँ पे बी केवल 2, मतलब कहने का कि केवल दूसरा वही सही है। 1935 में किया गया था। ये देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो इस प्रकार पहला सही नहीं होगा। अब दूसरे में 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिला और श्रमिक, देखिए महिला, श्रमिक और दलित वर्ग, इसके लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से कितना था? यूरोपवासियों से अधिक था। तो देखिए यहाँ पे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो ये सही है। और दूसरा ये है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो ये भी सत्य है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1 और 2। तो 1 और 2 हो जाएगा। हम लोग इसको देखते हैं कि इसकी डिटेलिंग क्या दी हुई है। इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ अगर हैं तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। 1854 में सबसे पहले लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हो गई और 1855 से परीक्षाएं होने लगी लंदन में ही। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। सबसे पहले यह परीक्षा कहाँ? इलाहाबाद में और उसके बाद में दूसरे स्थान पर दिल्ली में शुरू की गई। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधान सभा का या के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो इसमें हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन है, पहला है ये 1926, दूसरा 1937, तीसरा 1945 और चौथा ऑप्शन हम लोग देखते हैं इसमें से है जो चौथा इसका ऑप्शन है इसमें तो फ्रेंड्स 3 ही ऑप्शन दिए गए थे, वही 3 थे। तो ये वर्ष 1926 और 1945 का जो केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1934, ऑप्शन सी है 1945 और ऑप्शन डी है 1947। तो भारत सरकार ने 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 1945 में। तो हम लोग इससे संबंधित कुछ और जानकारियाँ देख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, ये देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1947। तो किससे प्रेरित है ये? अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से है। सही आंसर हो जाएगा 1935। तो सही हो जाएगा आप लोगों का 1935। तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन सही करिए। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और जानकारियाँ देखते हैं। यदि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस प्रवृत्त किया गया, किस अधिनियम के द्वारा? तो 1900 पहला है कि 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम, और डी ऑप्शन है कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रयुक्त किया गया? तो ये किया गया 1935 के तहत। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रयुक्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, इसी अधिनियम में, ये जो 1935 का अधिनियम था, इसी अधिनियम में भारतीय संघ की स्थापना और संघीय न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई। भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये सब कुछ किसमें हुआ? 1935 में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। तो धन्यवाद दोस्तों।